Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आर कुमार केमिस्ट्री में आप सभी का वेलकम। तो बीएससी बीएड सेकंड ईयर और बीएससी के लिए अपने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में डिस्कस किया था। उसमें अपन ने बात करी थी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और कैसे वो केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी क्रम में अपन आगे चलते हैं, अपन पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपना जो टॉपिक है वो है हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। अपन को इसका हेलोजिनेशन करना था, ठीक है ना। तो अपन इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं, अपन लेते हैं मीथेन। अगर बच्चों मीथेन का क्लोरोनीकरण करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो यहां से HCl निकल जाएगा और नॉर्मली मुझे क्या प्राप्त होगा, मेथाइल क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम और भी है, रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम है, तो अपन चाहें तो वापस क्लोरोनाइजेशन कर सकते हैं। वापस क्या होगा, A से निकल जाएगा, यहां से H, यहां से Cl, तो आपको प्राप्त होगा CH2Cl2। वापस दोबारा रिएक्शन करवाएं क्लोरीन से, सनलाइट की प्रेजेंस में HCl बाहर निकल जाएगा और आपको प्राप्त होगा CHCl3। और आगे चले अपन, फिर दोबारा करवाते हैं क्लोरीन से HNu की प्रेजेंस में, तो नॉर्मली क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। यानी कि ये तो बन गया मेरा प्रोडक्ट नंबर 1, ये बन गया सेकंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। मतलब अगर मेथेन का हम जनरली क्लोरोनीकरण करते हैं तो आपके मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइडों का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसे आसवन क्रिया के द्वारा क्या करते हैं अपन अलग अलग कर लेते हैं। क्या क्या मिलता है अपन को, CH3Cl मिलता है, एक CH2Cl2 मिलता है। अगर अपन देखें तो यहां पर मुझे रिएक्शन में मिक्सचर मिलता है। एक तो मिलता है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। एक मिलता है मेथिलीन क्लोराइड, इसे मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं। एक मिलता है क्लोरोफॉर्म और एक मिलता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बच्चों इसका मिलता है मिक्सचर, जिसे क्या करते हैं अपन डिस्टिलेशन के द्वारा अलग अलग कर लेते हैं। अच्छा, इसकी बात करें तो यह है आपका मिथाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, मिथाइल क्लोराइड। इसका एक और नाम है, आप इसे बोल सकते हो मोनोहेलाइड। अच्छा, इसे मोनो क्यों बोलेंगे, देखो मोनोहेलाइड का मतलब होता है, मोनोहेलाइड का मीन्स होता है बच्चों जिसमें एक हेलोजन होता है उसे मोनोहेलाइड, जिसमें 2 होते हैं उसे डाईहेलाइड, जिसमें 3 होते हैं उसे ट्राई और जिसमें 4 होते हैं उसे टेट्राहेलाइड कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम मेथिलीन, क्या बोलते हैं इसको, मेथिलीन क्लोराइड। और इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स डाईहेलाइड। अगर क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं इसे बोलेंगे अपन ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या बोलेंगे, ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हो आप, नॉर्मली बोल सकते हो क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म, और इसको बोलेंगे अपन ट्राईहेलाइड, ठीक है। आगे चलते हैं, इसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड और इसे बोलेंगे टेट्राहेलाइड। डायरेक्ट बच्चों 10 नंबर का सवाल आता है ये, एल्केन के हेलोजनीकरण की रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हुए जो आपको प्रोडक्ट प्राप्त होता है उन सबको क्रियाविधि के द्वारा आपको स्पष्ट करना होता है, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट होती है क्रियाविधि। नॉर्मली अगर अपन मीथेन का हेलोजिनेशन करते हैं तो आपको याद रखना है, ये सीखना है कि जनरली मीथेन का जब हेलोजिनेशन करते हैं तो नॉर्मली मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड का मिक्सचर हमें मिलता है, जिसका अपन क्या करते हैं डिस्टिलेशन या आसवन क्रिया के द्वारा अलग कर लेते हैं। तो बच्चों अगर अपन को यहां पे सीखना है कि एल्केन का जो हेलोजनीकरण होता है उसकी क्रियाविधि 3 स्टेप में होती है। मैंने बोला एल्केन का हेलोजनीकरण की जो क्रियाविधि होती है वो 3 पदों में होती है। एक होती है श्रृंखला प्रारंभिक पद, एक होता है श्रृंखला संचरण पद और एक होता है श्रृंखला समापन पद। मैं लिख देता हूं यहां पे, एल्केन 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 के हेलोजनीकरण, एल्केन के हेलोजनीकरण की क्रियाविधि 3 पदों में होती है, 3 पदों में होती है। नंबर 1
श्रृंखला प्रारंभिक पद। नंबर 2 श्रृंखला संचरण पद यानी कि श्रृंखला को बढ़ाने वाला। और नंबर 3 की बात करते हैं तो श्रृंखला समापन पद। ये 3 स्टेप का अपन को स्टडी करना है बच्चों। आपको हर स्टेप सीखना है। मैंने आपसे कहा ना कि जिस प्रकार जैसे आपके ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो नॉर्मली एक तो आपको ऑर्गेनिक से प्यार हो जाएगा, दूसरी चीज आपको ऑर्गेनिक परमानेंट आपको याद हो जाएगी। इसलिए जहां तक हो सके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करा करो। जनरली हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन 3 टाइप से होती है। एक श्रृंखला प्रारंभिक होती है। प्रारंभिक का मतलब होता है मुझे श्रृंखला को प्रारंभ करना है, तो श्रृंखला को अपन प्रारंभ कर सकते हैं किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। दूसरा होता है श्रृंखला संचरण पद, तो नॉर्मली मुझे श्रृंखला को आगे बढ़ाना है। और तीसरा होता है श्रृंखला समापन पद, यानी कि मुझे श्रृंखला को समापन करना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। अब इन सारी स्टेप को अपन बच्चों 1 बाय 1 सीखते हैं। अच्छा, केमिकल रिएक्शन में जितने भी प्रोडक्ट्स अपन ने बनाए उन सारे प्रोडक्ट्स को अपन को क्या करते हैं, मैकेनिज्म के द्वारा बताना पड़ता है। तो अगली स्टेप हो जाएगी अपनी क्रियाविधि। क्रियाविधि अपन 3 पदों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। पहला पद क्या होगा अपना, श्रृंखला प्रारंभिक पद। श्रृंखला को प्रारंभ करने वाला, ठीक है ना। अच्छा, इस श्रृंखला को प्रारंभ कैसे करना है, अपन ने इस श्रृंखला में देखो यहां पर क्या होता है, अपन ने क्लोरीन लिया है। क्लोरीन ऐसे होता है क्लोरीन, ठीक है ना। अगर अपन क्लोरीन की बात करते हैं तो आप इसको ढंग से देखना। देखो दोनों एटम सेम है, ये वाला एटम भी सेम है और ये वाला एटम भी सेम है। तो यहां पर बीच में जो आपको कोवलेंट बॉन्ड देख रहा है ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा समांश विखंडन से। किससे टूटेगा, समांश विखंडन। 2 प्रकार के विखंडन होते हैं बच्चों, एक होता है समांश विखंडन, एक होता है विषमांश विखंडन। समांश विखंडन के द्वारा हमेशा बनते मुक्त मूलक। क्या बनते हैं, समांश विखंडन के द्वारा हमेशा मुक्त मूलक का निर्माण होता है। और विषमांश विखंडन के द्वारा कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। ये आपको याद भी होना चाहिए और आपने पढ़ भी रखा है। तो यहां पर क्या होगा, समांश विखंडन होगा। जैसे ही समांश विखंडन होगा तो अपन को प्राप्त होगा मुक्त मूलक। मुक्त मूलक का मतलब होता है यहां पे डॉट लगाना है। ये बन गए आपके फ्री रेडिकल्स। क्या बन गए आपके, Cl मुक्त मूलक बन गया। अब यहां से आपको स्टेप प्रारंभ करना है। अपन ने सबसे पहले क्या लिया था, मीथेन, और मीथेन की रिएक्शन कराएंगे अपन किसी Cl मुक्त मूलक से। तो क्या होगा, Cl मुक्त मूलक का मतलब हो रहा है कि Cl पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये। तो यहां बन जाएगा CH3 डॉट, यानी कि CH3 मुक्त मूलक, और यहां निकल जाएगा HCl। आ गई बात समझ में। यहां से H निकल जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा HCl, और डॉट कहां लग जाएगा, इसके ऊपर। अपन इसे क्या बोल सकते हैं, अपन इसे बोल सकते हैं मेथिल मुक्त मूलक। क्या बोल सकते हैं, मेथिल मुक्त मूलक। अब कार्बन पे डॉट लग रहा है, देखो आप इस कार्बन पे, यानी कि मेथिल में कार्बन पे डॉट लग रहा है, यानी कार्बन फ्री रेडिकल से। तो किससे रिएक्शन करेगा, ये वापस क्लोरीन से रिएक्शन करेगा अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। तो यहां से Cl इधर चल जाएगा, क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड, और वापस क्या बन जाएगा, Cl फ्री रेडिकल। आपने देखा होगा रिएक्शन के अंदर अपना पहला जो प्रोडक्ट था वो ये वाला था, यानी कि अपनी श्रृंखला प्रारंभ हो चुकी है। दोबारा देख लो, अपन ने क्या करा, दोनों सेम सेम एटम थे, समांश विखंडन किया। समान परमाणुओं के बीच में, समान परमाणुओं के बीच में होने वाला विखंडन समांश विखंडन होता है। समांश विखंडन में दोनों परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म वापस दोनों तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और दोनों का समान रूप से उसमें अधिकार होता है। और जब भी समांश विखंडन होगा तो हमेशा याद रखना मुक्त मूलक का निर्माण होगा। ये क्रिया हो गई। चलो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, दूसरा पॉइंट होगा श्रृंखला संचरण। बच्चों मुझे श्रृंखला का संचरण करना है, यानी कि श्रृंखला को बढ़ाना है। श्रृंखला संचरण पद, मुझे क्या करना है, वो श्रृंखला को बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप को उठा लो आप ऐसे कैसे, जो आपको फर्स्ट स्टेप दिख रही है इसको ऐसे कैसे उठा लो। ये आपने उठा लिया, देखो ऐसे कैसे, एज इट इज ऐसे उठा लिया। अब देखो कहानी देखो आप, वापस आपने देखा कि Cl पर फ्री रेडिकल से, तो यहां से क्या करेगा, हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अपने पास क्या लग जाएगा, CH3 में तो बन गया CH2,
ठीक है ना। यहां से एक हाइड्रोजन इधर चल जाएगा तो क्या होगा CH2Cl, और डॉट कहां पर आ जाएगा कार्बन के ऊपर, और बाहर क्या निकलेगा ACl, जो कि अपन ने फर्स्ट स्टेप में किया था। अब देखो कार्बन पे डॉट लग रहा है तो देखो CH2Cl2, जब कार्बन पर लग रहा है डॉट यानी कि कार्बन पर फ्री रेडिकल लग रहा है तो आपको क्या करना है, इसकी कमी को दूर करना है। तो वापस क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा। अब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो Cl यहां कनेक्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे Cl यहां पर कनेक्ट हो जाएगा, एक मिनट में Cl आएगा बच्चों ना, क्या बनेगा, यहां बन जाएगा CH2Cl2, और जनरली वापस क्या बन जाएगा Cl फ्री रेडिकल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो सेकंड नंबर का प्रोडक्ट ही बन गया मेरे पास, बन गया ना। देखो क्या हुआ भाई, आपने क्या सिस्टम क्या कह रहा है, अगर Cl पर फ्री रेडिकल है तो हाइड्रोजन चल जाएगा, और अगर कार्बन पर फ्री रेडिकल है तो Cl आ जाएगा। क्या है सिस्टम कि अगर Cl पर फ्री रेडिकल है तो हाइड्रोजन उसके पास जाएगा, और अगर कार्बन पर है तो नॉर्मली Cl उसके पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये स्टेप को आपको रखना है। थर्ड स्टेप देखो आप, ठीक है। अब मैं इसी को ऊपर उठा रहा हूं, देखो सेकंड स्टेप को वापस उठा रहा हूं, देखते रहना आप। देखो ये मैंने ले लिया CH2Cl2 प्लस वापस, अब देखो का Cl पर फ्री रेडिकल आ गया तो Cl के पास कौन चल जाएगा, हाइड्रोजन, तो क्या बनेगा CHCl2। अब बच्चों कार्बन पर फ्री रेडिकल आ गया, इधर तो वैलेंसी कंप्लीट। और अपन ने अभी भी सीखा है कि जनरली अगर कार्बन पर फ्री रेडिकल है तो भैया जी आपको क्लोरीन से रिएक्शन करवानी है। अगर आप ऐसा करते हो तो Cl चल जाएगा इधर, चल जाएगा ना, और Cl चल जाएगा इधर, तो क्या बन जाएगा, अपने पास बनेगा CHCl3, साथ में वापस क्या आएगा Cl फ्री रेडिकल, यानी कि प्रोडक्ट नंबर थर्ड बन गया। अगली स्टेप में भी क्या करेंगे अपन, अगली स्टेप में सेम यही कार्यक्रम करने वाले, अपन थर्ड को वापस उठा लेते, तो क्या होगा CHCl3, वापस अपन Cl से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर Cl पे डॉट लग रहा है तो हाइड्रोजन को इधर ले जाओ, और क्या बनेगा CCl3 फ्री रेडिकल्स और HCl। और मैंने आपसे यह भी कहा था कि जनरली अगर कार्बन पर फ्री रेडिकल है तो आप क्लोरीन से रिएक्शन करवा लो सनलाइट की प्रेजेंस में, Cl यहां चल जाएगा और नॉर्मली कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट और ये हो गया। अब आगे रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि Cl को चाहिए था हाइड्रोजन, तो आगे मेरे पास हाइड्रोजन तो खत्म हो गए, इसलिए मुझे लास्ट क्या करना पड़ता है, लास्ट नंबर थर्ड है बच्चों, श्रृंखला समापन पद। श्रृंखला समापन पद, समापन कैसे होगा, आपको बनाने कपल, जानते हो ना कपल बनाने। यहां से क्या फ्री हो रहा है Cl फ्री रेडिकल, और फर्स्ट स्टेप में अपने पास दो थे, दो में से अपन ने एक को काम में ले लिया, एक बच रहा है, ये आ जाएगा। तो नॉर्मली रिएक्शन क्या बन जाएगी Cl2, खत्म। अब जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये एल्केन के हेलोजनीकरण की क्रियाविधि को स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये सीखना है कि एल्केन का जो हेलोजनीकरण होता है जनरली वो होता है मुक्त मूलक क्रियाविधि, और मुक्त मूलक का जो निर्माण होता है वो याद रखना समांश विखंडन से होता है, विषमान से नहीं होता है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलते हैं। तो बच्चों अपनी केमिकल रिएक्शन में ये अपनी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन में फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया कि एल्केन का हेलोजिनेशन कैसे होता है। मैंने आपको बुक के अकॉर्डिंग और नॉर्मलिटी कंपटीशन के अकॉर्डिंग दोनों बातें पढ़ा दी। तो आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी बीएड कर रहे हो, तो नॉर्मली आगे आपको सेकंड ग्रेड के अंदर केमिस्ट्री काउंट होती है, तो केमिस्ट्री के अंदर आपको छोटी छोटी बातें आनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगली जो प्रिपरेशन अपनी होगी वो होगी एल्कीन से। किस प्रकार एल्कीन से अपन हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे, तो अगला टॉपिक होगा एल्कीन से। अब ये एल्कीन है, अपन को पूरी एल्कीन की कहानी पता होना चाहिए कि एक्चुअली में एल्कीन क्या होती है और किस प्रकार एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। अगर बच्चों अपन एल्कीन की बात करते हैं तो एल्कीन होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इस पर आपको क्या करना है, HX की रिएक्शन करवानी, ध्यान रखना। जब आप ऐसे करते हो तो आपको प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड। क्या प्राप्त होगा आपको प्राप्त होगा एल्काइल हैलाइड। ऐसे हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना, बन गया हैलाइड। या तो ऐसे लिख लो, और ऐसे नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्टली लिख लो ऐसे एल्काइल हैलाइड। मतलब कहानी क्या है, ये आपकी मेन रिएक्शन। अगर जनरली किसी भी एल्कीन पर HX का योगात्मक क्रिया करते हैं, HX का योग करवाते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। ये इसको गिफ्ट पैक कर दो, इसी को आपको याद करना है। मतलब क्या है, जब किसी
जब किसी एल्कीन पर HX का योग होता है तो एल्किल हैलाइड बनता है। एल्किल हैलाइड बनता है। ये तो नॉर्मली अपन ने बात कर ली। अब बच्चों अपन को ये सीखना है कि एक्चुअली में एल्कीन कौन कौन सी होती है। अगर नॉर्मली अपन एल्कीन की बात करते हैं तो दुनिया के अंदर जो एल्कीन होती है वो 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है सिमेट्रिकल, एक होती है अनसिमेट्रिकल। एक तो होती है सममित एल्कीन। क्या होती है? सममित एल्कीन। और एक होती है असममित एल्कीन। एक तो होती है सममित एल्कीन और एक होती है असममित एल्कीन। सममित एल्कीन में क्या होता है? सममित एल्कीन बोल सकते हैं अपन, जैसे बोले अपन ऐसे बोल सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ने वाले जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो समान होते हैं। अब कहानी है कि सममित एल्कीन पर HX का योग करते हैं। मैं लिख देता हूं, जब किसी, भाई छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लो। जब किसी सममित एल्कीन पर HX का योग किया जाता है, जब किसी सममित एल्कीन पर HX का योग किया जाता है तो 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनता है। अभी केवल बेसिक लिख रहा हूं, ध्यान रखना है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, यहां पे लिखा सममित एल्कीन। देखो मैंने क्या लिखा? सममित एल्कीन, यानी कि मैं लिख देता हूं ये C डबल बॉन्ड C, और इस पर आपने HX का एडिशन करवाया तो आपको प्राप्त होगा 1 डिग्री RX। आ रही बात समझ में? ये हो गया आपका सममित। लेकिन बच्चों अगर अपन असममित एल्कीन की बात करते हैं तो असममित एल्कीन पर अगर जनरली HX का अपन योग कराएंगे तो यहां पर एक नया आदमी आएगा, उस नए आदमी का नाम है मार्कोनिकोव। ठीक है ना? तो अपन क्या बोल सकते हैं? जब किसी असममित एल्कीन पर HX का योग कराया जाता है तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनता है। जैसा बोल ले लो आप, मैंने यहां पे ले लिया असममित एल्कीन, फॉर एग्जाम्पल RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यार है भैया। इस पर आपने HX का एडिशन करवाया, क्या बनेगा? 2 डिग्री RX, यानी कि 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अभी केवल बच्चों अपन बेसिक पढ़ रहे हैं तो यहां पर अपन को एक नियम सीखना है। यहां पर नियम आएगा एक मार्कोनिकोव का नियम। तो मार्कोनिकोव का नियम क्या कहते हैं बात कर लेते हैं अपन। ठीक है ना? तो देखो बच्चों मैं रिएक्शन लिख रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन लिखी CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे बोलते हैं एथीन। कैसी एल्कीन है? सममित एल्कीन है। पता कैसा लगा? देखो ये रहा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से जुड़ने वाले दोनों तरफ जो कार्बन एटम है वो क्या हो रहे? इक्वल हो रहे। अगर दोनों तरफ के कार्बन एटम इक्वल होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं अपन? एथीन बोलते हैं। ठीक है ना? यानी कि बोलते हैं सममित। एथीन तो नहीं बोलेंगे अपन, बोलेंगे सममित। क्या बोलेंगे? सममित। अब इसे मैं करा रहा हूं HX का एडिशन, तो अपन जानते क्या होगा? सममित एल्कीन है, ये रहा केस। आप HX का योग करवाओगे तो इसमें HX की बात करें तो HX में एक तो होता प्लस वाला, एक होता माइनस वाला। डेंसिटी को आप किधर भी ले जाओ, डेंसिटी को आप यहां लेके जा रहे हो, क्योंकि माइनस आ जाएगा, माइनस के पास प्लस आ जाएगा और प्लस के पास माइनस आ जाएगा। तो ओवरऑल अपने पास जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2X। इसे क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हैलाइड। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री हैलाइड। तो 1 डिग्री हैलाइड कैसे निकालते हैं? 2 डिग्री निकालते हैं। इससे पहले की प्रीवियस क्लास में अपन ने स्टडी कर ली। अगर किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा तो इससे पहले का प्रीवियस वीडियो देख ले अच्छे से। ठीक है ना? यहाँ पे ले ले एग्जाम्पल के रूप में मैंने ले लिया एथीन रिएक्ट विथ HCl। अगर अपन एथीन की कहानी HCl से करवाते हैं तो क्या होगा?
डेंसिटी आप यहां लेके जा रहे हो, तो प्लस माइनस, माइनस के पास कौन आएगा प्लस, और इधर कौन आ जाएगा माइनस, तो ओवरऑल क्या बनेगा एथिल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। और ये कौन सा डिग्री होता है बच्चों, ये होता है आपका 1 डिग्री। तो असम्मित एल्कीन की कहानी सुन ली। अब बात करते हैं अपन असम्मित एल्कीन में ऐसा क्या होता है क्या नहीं होता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आगे चलते हैं। अपन कहानी लिखते हैं असम्मित एल्कीन की। तो क्या होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ने वाले, जब एल्किल समूह अलग अलग होते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ने वाले जब एल्काइल ग्रुप अलग अलग होते हैं, तो जनरली इसको क्या बोलते हैं अपन असम्मित एल्कीन। तो यहां पर असम्मित के रूप में ले लेता हूं मैं प्रोपीन, देखते रहना आप, ये रहा अपना प्रोपीन, और प्रोपीन की रिएक्शन अपन करा रहे हैं HX के साथ। नॉर्मली क्या बनेगा आप देखो, डेंसिटी को मैं यहां पे लेके जा रहा हूं, क्या आएगा माइनस, माइनस के पास कौन आएगा प्लस, और x कहां चल जाएगा इस जगह पर चल जाएगा ना। तो नॉर्मली क्या बनेगा देखो CH3CH, यहां हो जाएगा CH3, यहां आ जाएगा x, कौन सा बन गया 2 डिग्री बन गया ना 2 डिग्री। अब ये 2 डिग्री कौन से नियम से बना है ध्यान रखना, ये 2 डिग्री बना है मार्क एडिशन, यहां पर मार्क एडिशन हुआ है। मार्क एडिशन का मतलब होता है मार्कोनिकोफ का नियम लगा है। तो मैं लिख देता हूं मार्कोनिकोफ का नियम क्या है, देखो बात करते हैं अपन मार्कोनिकोफ का नियम। कभी कभी एग्जाम में सवाल आ जाता है मार्कोनिकोफ का नियम लिखो। चलो देखो क्या होता है, देखो ये रहा, जब किसी असम्मित एल्कीन पर, दिख गया आपको, जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु HX का योग कराया जाता है, जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु HX का योग कराया जाता है, तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो या अधिक स्थायी कार्बोकेटायन बनता है। इसे मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। रिपीट अगेन, जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु HX का योग कराया जाता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम हो या अधिक स्थायी कार्बोकेटायन का निर्माण होता है। इसे मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। और मार्कोनिकोफ के नियम से क्या होता है, ऑलवेज 2 डिग्री हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। लिख सकते हैं अपन, अब ये कहानी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। जब किसी असम्मित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु HX का योग कराया जाता है तो ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है या अधिक स्थायी कार्बोकेटायन बने, इसे मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं। मार्कोनिकोफ का नियम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने वापस लिया, देखो बच्चों ये हो गया प्रोपीन, क्या बोलते हैं इसको प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन पर अपन ने रिएक्शन करवाई HCl के साथ। तो आप देखो पहली चीज तो ये कौन से एल्कीन है, ये आपके अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि असम्मित एल्कीन है। चार्ज इधर ले गए, सपोज आप
H कहाँ चल जाएगा, इस जगह चल जाएगा। Cl कहाँ जाएगा, Cl जाएगा यहाँ पर। तो नॉर्मली मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा 2 क्लोरोप्रोपेन, हो गया ना। यहाँ पर आ जाएगा Cl, तो 1 2 3 नाम क्या होगा, 2 क्लोरोप्रोपेन। तो नॉर्मली कौन सा हैलाइड है, अगर अपन ढंग से देखें तो ये अपना 2 डिग्री एल्काइल है। अभी बच्चों अपन को इसकी मैकेनिज्म भी करनी है ना। पहले अपन रिएक्शन कंप्लीट कर लें, उसके बाद अपन मैकेनिज्म करेंगे। अगर गलती से ऐसे आ जाए तो 1 ब्यूटीन, देखो आप, ये आ गया आपके पास 1 ब्यूटीन। तो 1 ब्यूटीन भी कैसा होगा आपका, असमित। और असमित पर अगर अपन एडिशन करवाते हैं तो अपन जानते हैं जब भी एडिशन होगा तो अपन को क्या देगा, 2 डिग्री। Cl कहाँ जाएगा, Cl चल जाएगा यहाँ पर, H चल जाएगा यहाँ पर। तो नॉर्मली प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, क्या बना, 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, बोले तो 2 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे अपन मार्कोनिकोव का नियम लगाते हैं। और मैंने बोर्ड पे मार्कोनिकोव का नियम लिख दिया ताकि नोट्स बनाने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं होती है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम और यहाँ पे, अगर कोई एल्कीन किसी पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है, यदि किसी एल्कीन पर चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, चाहे वो सिमेट्रिकल एल्कीन हो चाहे वो असिमेट्रिकल एल्कीन हो, अगर पेरोक्साइड की उपस्थिति में HX का योग होता है तो ऑलवेज 1 डिग्री एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा। ये कहता है एंटी मार्कोनिकोव का नियम। ध्यान रखना, मैंने बोला चाहे एल्कीन आपकी सम्मित एल्कीन हो प्लस चाहे आपके पास असम्मित एल्कीन हो, अगर आप इस पर पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ओनली फॉर HBr, ध्यान रखना ओनली फॉर HBr, इसका एडिशन करवाते हो तो बनेगा 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो यहां पर जो HBr और पेरोक्साइड की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोव का नियम। इसका एक और नाम है बच्चों, इसको बोलते हैं पेरोक्साइड प्रभाव, क्योंकि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड प्रभाव। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसे बोलते हैं खराश प्रभाव। क्या बोलते हैं इसको, ये आपको याद रखना है। क्या क्या हो गया, सम्मित हो चाहे असम्मित एल्कीन हो, अगर आप पेरोक्साइड आ जाए, जब भी ध्यान रखना एल्कीन का आप एडिशन करवा रहे हो और पेरोक्साइड आ गया तो आप तुरंत समझ जाना पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कौन सा नियम आ गया, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। अब जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि अपन आगे चले। अब साहब एंटी मार्कोनिकोव का नियम क्या कहता है, देखो मैंने यहां पे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, बोले तो एथीन, इस पर मैंने HBr का एडिशन करा। ये भी आपको ध्यान रखना है, एंटी मार्कोनिकोव का नियम ओनली फॉर रिएक्ट होता है HBr के साथ, ये केवल विद्युत ऋणता के आधार पर ऐसा होता है। तो ध्यान रखना केवल आपको HBr लेना है। गलती से अगर आपने HCl ले लिया तो उस पर तो लागू होगा ही नहीं, है ना। क्या बनेगा देखो, और मैंने लिख लिया पेरोक्साइड। पेरोक्साइड कुछ भी हो सकता है, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। अब पेरोक्साइड आ गया तो क्या आ गया, एंटी मार्कोनिकोव। क्या बनेगा, CH3CH2Br, और ऑलवेज क्या बनेगा, 1 डिग्री। ये कौन से नियम से बन रहा है, एंटी मार्क एडिशन, ठीक है ना। और देखो आप, ये मैंने ले लिया असम्मित एल्कीन, और अपने बात करिए चाहे सिमेट्रिकल एल्कीन हो चाहे अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, HBr आ जाए और रिएक्शन हो जाए पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा बताओ। अगर HBr आ रहा है तो 2 डिग्री नहीं बनेगा, यहां गलती मत कर देना आप, ये बन गया आपका 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो नियम क्या होगा, ये किस रूल से बना है, ये बना है एंटी। अब बताओ, ये छोटी छोटी लेकिन मोटी मोटी बातें होती जो हमें जनरली नहीं आती है। अपन डायरेक्टली क्या करते हैं, रिएक्शन को याद कर लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत एग्जाम में इधर उधर कर देता है रिएजेंट को, तपन के परेशान होते रहते हैं। फिर अपन कहते हैं ऑर्गेनिक बहुत टफ होती है। अगर ऑर्गेनिक को पढ़ना है, मैं 0 लेवल से आपको सारी बातें बता रहा हूं ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहे और एक अच्छी सी प्रिपरेशन आप करो और अच्छे से मार्क्स आपके आ जाए, तो आप रेगुलर वीडियो से बने रहें। आगे चलते हैं, तो यहां पर क्या पढ़ना अपन को, एंटी मार्कोनिकोव का नियम। अब क्या कहता है एंटी मार्कोनिकोव, इसके बारे में बात करते हैं। एंटी मार्कोनिकोव का नियम,
देखो क्या कहता है, जब किसी सम्मित एल्कीनो, अच्छा इसका एक और नाम है, अपन ने बात कर ही लिया, परोक्साइड प्रभाव। ये जब किसी सम्मित या असम्मित एल्कीन पर परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग कराया जाता है, HBr का योग कराया जाता है, तो मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत, मार्कोनिकोफ के नियम के विपरीत 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनता है। इसे एंटी मार्कोनिकोफ का नियम या परोक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव कहते हैं। आगे समझ में? अब बताओ, अच्छा टॉपिक नहीं है क्या? सम्मित एल्किन और असम्मित एल्किन के दो रिलेशन आ गए यहाँ पे। एक तो परोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोफ का नियम ओनली फॉर HBr, और एक क्या होगा आपका मार्कोनिकोफ का नियम। अब बच्चों अपन अगर देखें तो एंटी मार्कोनिकोफ में परोक्साइड आ गया, और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया अपन ने परोक्साइड में क्या होता है, जो मैकेनिज्म तैयार होती है परोक्साइड की, जो मैकेनिज्म होती है बच्चों वो होती है मुक्त मूलक क्रियाविधि। तो अपन चाहें तो यहां पर मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। जब फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन लिखता हूं, यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और अब मैंने करवाया HBr का एडिशन, और मैं ले रहा हूं कोई परोक्साइड। जैसे परोक्साइड की बात करें तो मैं ले लेता हूं बेंजोल, क्या ले लेता हूं, बेंजोइल परोक्साइड। उसका फॉर्मूला होता है C6H5CO का होल ट्वाइस O, ये फॉर्मूला होता है। फिर बोल सकते हैं अपन, एक मिनट, वो होता है C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, दोबारा फिर आ जाएगा O C डबल बॉन्ड O C6H5। इसे बोलते हैं बेंजोइल परोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइल परोक्साइड। अरे बात समझ में? क्या बोलेंगे इसको? बेंजोइल परोक्साइड। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को निकालना है अपन को। तो जनरली प्रोडक्ट क्या बनेगा अपने पास? ये तो बनेगा 1 डिग्री। देखो कैसे कराया मैंने। चले बच्चों आगे। तो बच्चों अपन इसकी मैकेनिज्म को शो करते हैं ना, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। देखो आप, क्या नाम है इसका? बेंजोइल परोक्साइड। आपको इसको उठाना है। अच्छा, इसकी क्रियाविधि क्या होती है? यह मुक्त मूलक क्रियाविधि है। याद रखना कैसी है? मुक्त मूलक क्रियाविधि। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक बात पढ़ी है कि बच्चों जो मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक तो होती है श्रृंखला प्रारंभिक पद, एक होता है श्रृंखला संचरण पद, और एक होता है श्रृंखला समापन पद। यह देखो आप, अपन ने लिया है C6H5C डबल बॉन्ड O, इसी को रिपीट कर दो, ये हो गया। ठीक है, बताओ क्या होगा, कहां से ब्रेक होगा? देखो दोनों एटम सेम है। जब दोनों एटम सेम होता है तो कौन सा विखंडन होता है? यहां पर हो जाएगा आपका समांश विखंडन। और अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है कि जब भी समांश विखंडन होता है तो हमेशा याद करना क्या बनता है? मुक्त मूलक। क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल्स C6H5C डबल बॉन्ड O बन गया। डॉट लग जाएगा यहाँ पे, डॉट कार्बन लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अगली स्टेप में देखो क्या होगा। यहाँ पे अगली स्टेप में क्या होगा? यहां से 2 मॉलिक्यूल से ना C6H5C डबल बॉन्ड O। ठीक है, आप इसको हीट कर दो। जैसे हीट करेगा तो क्या बन जाएगा? 2C6H5 फ्री रेडिकल्स। साथ में क्या निकल जाएगा? साथ में निकल जाएगा CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स निकल गए। आपके पास फेनिल फ्री रेडिकल्स है। ठीक है ना। अब बच्चों इस पर रिएक्शन किसकी करवाएंगे? देखो आप,
ये C6H5 ले लेता हूं, एक ले लेता हूं केवल, यहां पर मैं रिएक्शन करवाता हूं HBr के साथ। तो जैसे HBr के साथ कराऊंगा तो कार्बन तो H को ले लेगा, ठीक है ना, और क्या बन जाएगा C6H6, साथ में क्या बन जाएगा Br फ्री रेडिकल्स, बन गया Br फ्री रेडिकल्स। अब जनरली ये Br मुक्त मूलक है, वो रिएक्शन करेगा इस वाली एल्कीन से, तो आप एल्कीन ले लो, आपके पास ये वाली एल्कीन है, और जैसे आप Br से रिएक्शन कराओगे, है ना, तो ये तो चल जाएगा यहां पर। तो अगली स्टेप में क्या होगा, देखो यहां तो Br चल जाएगा, यहां पर आ जाएगा फ्री रेडिकल, बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, रिस्टेबल होता है। साथ में क्या बन जाएगा CH2Br। अब मुझे इसकी कमी को भी दूर करना है, तो वापस रिएक्शन होती है, क्या बनेगा CH3 CH2 CH2Br, और बाहर क्या निकल जाएगा Br फ्री रेडिकल्स। दैट्स ऑल, कंप्लीट रिएक्शन। दोबारा देख लो, सबसे पहले क्या करा अपन ने, बेंजोइल पेरोक्साइड का समाज विखंडन करा, अपने पास बन गया फ्री रेडिकल्स, अपन इसको गर्म करा, CO2 बाहर निकल गई, आ गया। HBr से रिएक्शन कराया, बेंजीन बन जाएगा, Br फ्री रेडिकल बाहर हो जाएगा, Br से कराएंगे, Br यहां चल जाएगा, यहां बन जाएगा फ्री रेडिकल। इसकी कमी को दूर करने के लिए वापस दोबारा क्या करते हैं, HBr से रिएक्शन करवाते हैं। तो बच्चों कंप्लीटली अपनी एक प्रिपरेशन हो गई, मैंने आपको पूरी एक कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दी। कल कराया था एल्केन का हेलोजिनेशन, और आज करवा दी एल्किन। एल्किन क्या होती है, एल्किन क्या नहीं करती, वो सारी कहानी मैंने आपको सिखा दी है। आई होप इसको आप पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कल जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा, उसमें आपके नेक्स्ट प्रिपरेशन करेंगे, उसके सारे फंडामेंटल अपन क्लियर करेंगे। तो रेगुलर आप चैनल से जुड़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए आप शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।